बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक स्टार्ट है द फिलासफी ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की फिलासफी अबाउट द ह्यूमन नेचर, अबाउट द मोरल रिलेटिविज्म एंड अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, और आज जो डिस्कस करेंगे वो थॉमस हॉब्स फिलासफी अबाउट द लॉज ऑफ नेचर के बारे में होगी। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कि स्टेट ऑफ नेचर में एनार्की थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। इसके अलावा सब्जेक्टिव फ्रीडम थी। सब्जेक्टिव फ्रीडम का मतलब सेल्फ रिगार्डिंग थी, ना कि अदर रिगार्डिंग, मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाता था और अपनी डिज़ायर्स को। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर में रूल ऑफ जंगल था, ना कि रूल ऑफ लॉ था। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर में लाइसेंस था। लाइसेंस का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम थी। हर बंदा अपने अपने मकाम पर रहकर इंडिविजुअली जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहता था, और इसी एब्सोल्यूट फ्रीडम की वजह से लोगों के दरमियान मिसट्रस्ट पाया जाता था। अगले इंसान की बात करने से पहले ही दूसरा इंसान उस पर अटैक कर देता था, उसको मार देता था या लड़ाई करने लग जाता था। तो इस तरह का मिसट्रस्ट पाया जाता था स्टेट ऑफ नेचर में। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें कंपटीशन पाए जाते थे, ज़मीनों के, ग्लोरी के, इस तरह के कंपटीशन थे, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन थे। यही कंपटीशन आगे जाकर कन्फ्लिक्ट्स में तब्दील हो जाते थे, और यही कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो इनकी लाइफ थी उसको भी ख़तरा होता था, मतलब कि डेंजर में आ जाती थी, क्योंकि परपिचुअल्स वॉर होती थी, वहाँ पर कत्लेआम शुरू हो जाता था इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। इसके अलावा फियर और डेंजर था इंसान की नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर में जब था इंसान, तो फियर और डेंजर इस तरह से था कि अगर फाइटिंग ना भी हो, अगर लड़ाई ना भी हो, तब एक इंसान के अंदर अपनी जान को लेकर एक खौफ होता था, एक डर होता था, अपनी प्रॉपर्टी को लेके एक खौफ होता था, डर होता था। इस तरह का फियर और डेंजर पाया जाता था। उसके बाद माइट इज़ राइट का कंसेप्ट था स्टेट ऑफ नेचर में। क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी तो माइट इज़ राइट, जो ताकतवर होता था बस उसी की चलती थी, और जो कमज़ोर होता था या गरीब होता था वो दबी जाता था उस ताकतवर के साथ, मतलब कि सबऑर्डिनेट हो जाता था। इसी तरह ये तमाम स्टेट ऑफ नेचर में जो फीचर्स एग्जिस्ट करते थे ये वो तमाम हैं। इसके अलावा मैंने स्टेट ऑफ नेचर पे अलग वीडियो भी बनाई है मेरे चैनल पे, अगर आपने देखना है तो आप विजिट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सिनेरियो था स्टेट ऑफ नेचर का, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्टेट ऑफ नेचर जो है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में तब्दील हो गई। इसके बाद जब लोग एक स्टेट ऑफ नेचर में तंग आ गए थे, मतलब कि वॉर्स की वजह से तंग आ गए थे और ऐसे ही कत्लेआम था, तो इस वजह से लोगों ने आपस में डिसाइड किया, अपनी रेशनैलिटी को यूज़ करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि इस फेयर और डेंजर को ख़त्म किया जाए और एक दूसरे को जो है गारंटी दी जाए लाइफ की। क्योंकि उस वक्त इंडिविजुअल के दरमियान लाइफ, प्रॉपर्टी और ग्लोरी, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। तो इस तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले लोगों ने इस तरह से आपस में डिसाइड किया, और डायरेक्टली लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना ही डायरेक्टली उन्होंने थर्ड पार्टी बना ली, बल्कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रोसेस स्टेजेस के ज़रिए हुआ। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले लोग आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी कुछ सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ जो लिमिट्स थे उतनी ही अपनी जो सोवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। जैसे कि यूनिवर्सल कोर्ट उन्होंने बनाई और आपस में एग्रीमेंट किया, और ये उन्होंने अपने रीजंस का इस्तेमाल करके ही यूनिवर्सल कोर्ट बनाई और एक दूसरे को गारंटी दी। फिर इसी तरह बाकी और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करते करते ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर पहुँचे, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर जो है एक स्टेट वजूद में आई। लेकिन डायरेक्ट ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि स्टेजेस के ज़रिए हुआ। इसमें भी यही बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ प्रिजर्वेशन थी, उनकी लाइफ थी। तो उन्होंने अपनी रीजंस को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि एक दूसरे को गारंटी दी, और इस गारंटी देने के बाद यूनिवर्सल कोर्ट वजूद में आया। यूनिवर्सल कोर्ट वो पहला स्टेप था स्टेट ऑफ नेचर में, जिसमें लोगों ने अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर किया, और फिर इसी तरह अपने रीजंस को आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करके जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर पहुँचे, और उन्होंने अपनी जो सोवरेनिटी है उसको फुली सरेंडर करके थर्ड पार्टी को दे दी। और थर्ड पार्टी को भी इसीलिए दिए ताकि उनकी लाइफ प्रिजर्व रहे, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योर रहे, और उनको ग्लोरी मिलती रहे, मतलब कि पावर मिलती रहे। तो अब आ जाते हैं हॉब्बियन लॉज ऑफ नेचर। अब इसका मतलब ये है कि हॉब्स इस तरह के लॉज देता है, लोगों को गाइड करता है कि आप
एक सोसाइटी में पीस और सिक्योरिटी के लिए किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक किस्म के लॉज हैं और इसी के ज़रिए जो है स्टेट ऑफ नेचर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हुई, ट्रांजिशन हुई। अब जो हॉब्स का फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर है उसमें ये हॉब्स जस्ट वॉर का कंसेप्ट देता है। हॉब्स इस चीज़ पर एम्फसाइज करता है कि एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो एक सोसाइटी में पीस को बरकरार रखे, लेकिन अगर एक सोसाइटी में जो पीस है वो नहीं अचीव हो रहा तो इंडिविजुअल को ये राइट है, इंडिविजुअल का हक है कि वो अपने राइट्स को डिफेंड करे, अपने लिए लड़े। मतलब कि लड़ाई अगर करता भी है तो इसीलिए करे कि अगर कोई उसके राइट्स वायलेट करे तब वो किसी के साथ लड़ाई करे, वॉर करे, विदाउट एनी रीज़न। जो है हॉब्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है और इसी चीज़ को जस्ट वॉर का कहा गया है। तो ये एक फर्स्ट स्टेज था स्टेट ऑफ नेचर में कि किस तरह से आप पीस क्रिएट कर सकते हैं। तो हॉब्स ने लॉ ऑफ नेचर के लिए मतलब कि सोसाइटी में पीस लाने के लिए एक और लॉ दिया जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने विलिंगली अपनी जो सोवरेनिटी है उसको सरेंडर किया, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया पीस और सेफ्टी के लिए। मतलब कि इस स्टेज पे लोगों ने आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया और म्यूचुअल एग्रीमेंट इसलिए किया कि वो एक सोसाइटी में पीस लाना चाहते थे, सिक्योरिटी लाना चाहते थे, एक दूसरे को लाइफ की, प्रॉपर्टी की गारंटी देना चाहते थे। अब हॉब्स के लॉ ऑफ नेचर का जो थर्ड रूल है मतलब कि जो थर्ड स्टेज है वो है रूल ऑफ लॉ। स्टेट ऑफ नेचर में रूल ऑफ जंगल था, माइट इज़ राइट था, लेकिन यहाँ पर जो हॉब्स है उसने रूल ऑफ लॉ पर एम्फसाइज किया और ये बताया कि जितने भी लोगों के दरमियान कन्वीनियंट्स हुए हैं या प्रॉमिस हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन तमाम को जो है सोसाइटी की भलाई के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए उन पर अमल किया जाएगा। और रूल ऑफ लॉ होगा मतलब कि जो चीज़ लॉ में मेंशन होगी तो सब उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। माइट इज़ राइट का जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया जाएगा, एक सोसाइटी में जो है वो जस्टिस लाया जाएगा और सबके साथ फेयर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो रॉन्ग डूइंग करेंगे उनको पेनल्टी दी जाएगी और जो मेहनत करेंगे, जो मेरिटोक्रेसी के बिना पर जो है ग्लोरी हासिल करेंगे तो उनको भी एक सोसाइटी में मकाम दिया जाएगा। उसके बाद हॉब्स की जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें एक फोर्थ स्टेज आ जाती है जिसमें नॉन मेलिफिशेंस की बात की जाती है। इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी में एक बंदा दूसरे बंदे को हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब कि अगर एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल आपको राइट्स दे रहा है, अपनी ऑब्लिगेशंस पर पूरा उतर रहा है तो आप भी उसके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे, आप उसके जो है राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे और अपने ऑब्लिगेशंस पर कायम रहेंगे। और ये जितने भी राइट्स एक सोसाइटी में इंडिविजुअल एक दूसरे को देते हैं ये एक रिस्पेक्ट शो करती है और एक किस्म की सेफ्टी शो करती है जो कि लाइफ की सेफ्टी है, प्रॉपर्टी की सेफ्टी है। उसके बाद हॉब्स ने इन 4 स्टेजेस के बारे में जब बताया तो कुछ और एडिशनल लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताया, मतलब कि कुछ और ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताया जो कि एक सोसाइटी में पीस लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, इनएविटेबल्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है सिविलिटी। अब इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी में सिविलिटी होनी चाहिए, मतलब कि लोगों के दरमियान सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए, सेंस ऑफ यूनिटी होनी चाहिए। तमाम लोग जो हैं एक सोसाइटी में अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उन पर पूरा उतरें और जितने भी दूसरे के राइट्स हैं उनके राइट्स उनको दिए जाएं विदाउट एनी हार्म। उसके बाद जो एक और चीज़ सोसाइटी में होनी चाहिए वो है विर्चू एथिक्स, मतलब कि लोगों में ये शऊर होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसे कि काइंडनेस हो गए, फेयरनेस, टू अवॉइड नेगेटिव ट्रेट्स लाइक रेवेंज, क्रूअल्टी, प्राइड, ग्रीड। मतलब कि फेयरनेस और काइंडनेस को अडॉप्ट करना चाहिए और बाकी जितने भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं उन तमाम को जो है अवॉइड किया जाए जो कि स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है जो कि लॉ ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करता है, यूटिलिटी ओवर मोरालिटी। हॉब्स इस चीज़ पर यकीन रखता है कि लोग जो लॉज को फॉलो करते हैं या इस तरह के जो रूल एंड रेगुलेशन पर अमल करते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। लोग इसीलिए लॉज को नहीं एक्सेप्ट करते कि वो मोरली राइट हैं। बहुत सी सोसाइटी में लोग ऐसे होते हैं जो मोरली राइट नहीं होते, मतलब कि इविल नेचर के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो वो अगले इंसान को हार्म नहीं देता और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए लोगों के साथ कोऑपरेट करता है।
इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है सोसाइटी में जो इनएविटेबल है, वो है सोशल ऑर्डर। मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लॉज को ब्रेक करते हैं, ब्रीच करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो इस चीज़ को हॉब्स ने कहा कि अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपने एक सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना है तो आपको तमाम लोगों के जो इंडिविजुअल सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट देनी होगी, उनको उनके राइट्स देने होंगे और आपको अपनी ऑब्लिगेशंस पर पूरा उतरना होगा और रूल ऑफ लॉ होगा। तो इस पॉइंट में हॉब्स ने नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के दरमियान जो है डिफरेंस बताया है कि जो नेचुरल लॉ हैं वो बेस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, मतलब कि ह्यूमन नेचर और रीजंस का यूज़ करके और मोरल प्रिंसिपल्स के यूज़ करके जो है ये नेचुरल लॉज इवॉल्व हुए हैं। मतलब कि रीजंस और ह्यूमन नेचर को रिकॉन्साइल करके ये नेचुरल लॉज जो हैं इमर्ज हुए हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव लॉ को देखा जाए तो ये पॉजिटिव लॉ वो लॉज हैं जो कि एक थर्ड पार्टी मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो इनेक्ट करती है। तो हॉब्स के मुताबिक एक सोसाइटी में जो है वो रूल रेगुलेशन बन गए, लॉज बन गए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसीलिए हॉब्स कहता है कि एक सोसाइटी में सेंट्रल पावर या स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है जो इन लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करता है, मतलब इनेक्ट करता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं या ह्यूमन नेचर होती है वो रीज़न्स के ऊपर आ जाती है। मतलब कि इंसान अपने रीज़न्स को कभी कभार साइड पर रखते हैं और इमोशंस की बिना पर चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी लाजमी है, होनी चाहिए, ताकि जो ये थर्ड पार्टी है या ये अथॉरिटी है इंसान के नेचर को सप्रेस कर सके और रीजंस को प्रेफरेंस दे सके। तो इस पर एटर्नल लॉ ऑफ नेचर पर हॉब्स कहता है कि ये जो लॉ ऑफ नेचर हैं ये टाइमलेस हैं एंड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस। लॉ ऑफ नेचर इसीलिए टाइमलेस है क्योंकि ये बेस करते हैं ह्यूमन नेचर पर, और ह्यूमन नेचर के अंदर कुछ इस तरह से बेसिक नीड्स होते हैं जैसे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, सिक्योर प्रॉपर्टी, ग्लोरी। ये तीन चीज़ें जो हैं ह्यूमंस में बेसिक होते हैं और इन्हीं बेसिक्स की वजह से जो है लॉ ऑफ नेचर बनाया गया। तो इसीलिए हॉब्स कहता है कि ये लॉ ऑफ नेचर जो है टाइमलेस है और ये इनएविटेबल है, मतलब एसेंशियल है पीस को मेंटेन रखने के लिए। बाकी जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है गवर्नमेंट वो पॉजिटिव लॉ है और ये जो है लॉ ऑफ नेचर है जो टाइमलेस है। अब आ जाते हैं कन्वीनियंस एंड अथॉरिटी। इसमें ये कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ नेचर लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो आपस में एग्रीमेंट करें, अपने रीजंस को इस्तेमाल करके, अपने वाइटल और वॉलंटरी एलिमेंट को इस्तेमाल करके एक दूसरे को मतलब कि लाइफ की प्रिजर्वेशन दें, गारंटी दें और प्रॉपर्टी की गारंटी दें। ये वाइटल एलिमेंट और वॉलंटरी एलिमेंट मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि थॉमस हॉब्स फिलॉसफी अबाउट द ह्यूमन नेचर में है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप कोई कन्वीनियंट करते हैं या कोई लॉ बनाते हैं इंडिविजुअल आपस में, तो ये एक नेसेसिटी है, इनएविटेबल है कि आप कोई ऐसी अथॉरिटी बनाएं, ऐसी सॉवरन बॉडी बनाएं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जिसके पास जो इन तमाम लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते, इनेक्ट कर सके। तो हॉब्स की फ़िलासफ़ी में जो सेंट्रल अथॉरिटी है मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको जो है काफ़ी एम्फसाइज दिया गया, काफ़ी उसको इनएविटेबल बनाया गया है कि ये एक नेसेसरी चीज़ है एक सोसाइटी में और एक सोसाइटी के ऑर्डर को जो है मेंटेन रखने के लिए। अब आ जाते हैं नीड फॉर कॉमन अथॉरिटी। हॉब्स ये कहता है कि कॉमन अथॉरिटी जो है एक सोसाइटी लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये कॉमन अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ना होती तो एक सोसाइटी जो है वो कैओटिक होती, मिजरेबल होती, जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सुपर सॉवरन बॉडी जो है जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है वो एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखती है। इसके अलावा जितने भी एक नेशंस के एक सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कम करती है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होगी या थर्ड पार्टी होगी उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर वो वीक होगी, अगर गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होगी तो वक्त के साथ साथ एक सोसाइटी में फिर से एनार्की आ जाएगी। एनार्की मतलब कि जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो, जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर में था।
तो लास्ट में मैंने जितने भी आपको लेक्चर दिया है उस तमाम की जो समरी को है या जितनी भी आपकी थिंकिंग है, आप अपनी थिंकिंग को एक कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो हॉब्स का लॉ ऑफ नेचर है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब कि हर दौर में इंसान ने अपने रीजंस को यूज़ किया, अपनी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखकर और फिर रूल एंड रेगुलेशन बना। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो सोवरेनिटी है लोगों ने डायरेक्टली ही सरेंडर नहीं की, बल्कि ये जो सोवरेनिटी लोगों ने अपनी सरेंडर किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये भी इवॉल्व होती आई है, मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हुई आई है। मतलब कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये एक एकदम सा प्रोसेस नहीं था, इमीडिएट प्रोसेस नहीं था, बल्कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इवॉल्व होता है, जिस तरह सबसे पहले यूनिवर्सल कोड बनाई गई है। तो इसी तरह इसके स्टेजेस हॉब्स ने बताए हैं, जो जस्ट वॉर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूल ऑफ लॉ एंड नॉन मेलिफिशेंस और सिविलिटी, ये तमाम जो स्टेजेस हैं ये बताए हैं कि इस तरह से एक सोसाइटी स्टेट ऑफ नेचर से लॉ ऑफ नेचर में कन्वर्ट हुई है। मज़ीद देखा जाए तो हॉब्स ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है सेंट्रल अथॉरिटी पर, इतना ज़्यादा कि उसको एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी देने का कहा है एक गवर्नमेंट को, कि अगर गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तभी एक सोशल ऑर्डर जो है सोसाइटी में और पीस जो है सोसाइटी में वो मेंटेन हो सकेगा। अदरवाइज़ अगर वीक गवर्नमेंट होगी तो दोबारा से एनाद किया जाएगी। तो इस तरह ये थॉमस हॉब्स की फ़िलासफ़ी थी अबाउट द लॉ ऑफ नेचर के किस तरह एक सोसाइटी स्टेट ऑफ नेचर से लॉ ऑफ नेचर में कन्वर्ट हुई है। अगर आपने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में समझना है तो वो मैंने पहले ही वीडियो बना ली है, तो इसको समझने के लिए आपको उस वीडियो पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।